फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि घटना चक्र की जो 2025 की असिस्टेंट प्रोफेसर की आपकी जो परीक्षा होने वाली है उससे संबंधित सामान्य ज्ञान की जो प्रैक्टिस सेट है मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ। साथ ही इससे संबंधित जितनी भी पूरी थ्योरी है घटना चक्र पुस्तक की वो भी मैं अपने चैनल पे करा रही हूँ। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने क्रिएट करा है जिसमें आप पीडीएफ या जो भी कुछ चाहते हैं आपको मिल जाएगी। तो आप उसका लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले अपना हम पहला ये जो आज मैं टेस्ट लेकर आई हूँ वो यहाँ पर टेस्ट नंबर 10। तो इसे हम करते हैं। देखिए इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वो कौन सा है। प्रैक्टिस सेट 10 में ये है आपका, पैन एक प्रकार का वायु प्रदूषक का पूर्ण रूप है। पेन, कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था और ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये जो है आंखों में क्या उत्पन्न करता है, आपके जलन पैदा करता है, पेन, है ना। तो देखिए पेन एक प्रकार का वायु प्रदूषक का पूर्ण रूप है। किस प्रकार के वायु प्रदूषक का ये पूर्ण रूप है? पेन। तो ये है आपका पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का। किसका? पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का ये फुल फॉर्म है क्या? पेन। देखिए मैंने आपको बताया था ये एक द्वितीय प्रदूषक होता है, ठीक है। साथ ही में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में और जो मैंने आपका एनवायरनमेंट की पूरी पुस्तक पूरा आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है उसमें भी इसके बारे में काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि ये द्वितीय प्रदूषक है, कैसे बनता है और इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं। कल भी एक प्रश्न था टेस्ट सीरीज़ में, तो उसमें आपने देखा होगा कि ये आँखों में जलन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? पेन, है ना, आँखों में जलन। ये एक सेकेंडरी प्रदूषक होता है। नेक्स्ट देखिएगा, संबंधित ब्लूम की वर्गीकी के अनुसार निम्नलिखित में अधिगमकर्ता के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। तो क्या सर्वोत्तम माना जाता है ब्लूम की वर्गीकरण के अनुसार? तो देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हैं। सबसे पहले समझ लीजिए ब्लूम के अनुसार पूछ रहे हैं और अधिगमकर्ता यानी लर्नर के लिए सर्वोत्तम क्या माना जाता है। पहला है आपका समझना, दूसरा है आपका विश्लेषण करना, तीसरा है आपका अनुप्रयोग करना और चौथा है आपका सृजन करना। तो देखिए जो संशोधित ब्लूम के द्वारा अपना, ये एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संशोधित दिया है ना। तो संशोधित ब्लूम के द्वारा जो अपना वर्गीकरण दिया गया था उसमें इन्होंने 6 आपके स्तर बताए थे संज्ञानात्मक अधिगम के। किसके? संज्ञानात्मक अधिगम के इन्होंने 6 स्तर बताए थे। तो देखिए उसमें ये पूछ रहे हैं कि इसमें कौन कौन से बताए थे इन्होंने, आपको याद है? देखिए याद करना मीन्स लर्न करना, दूसरा था आपका इसको लागू करना या समझना, देन इसको लागू करना, देन विश्लेषण करना, देन मूल्यांकन करना और लास्ट में सृजन करना। देखिए मैं फिर से इन्हें लिख देती हूँ कौन कौन से हैं ये आपके। सबसे पहला है आपका, देखिएगा आप चाहें तो स्क्रीनशॉट्स ले लीजिएगा, याद करना, है ना, ये आपका सबसे पहला है। एक मिनट, याद करना ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका क्या है? समझना। फिर है आपका लागू करना, फिर है आपका विश्लेषण करना, एनालिसिस करना, फिर है आपका क्या? मूल्यांकन करना मीन्स इवैल्यूएट करना और लास्ट है आपका सृजन करना, सृजन करना। तो इसका मतलब आपका जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा, जो ये पूछ रहे हैं कि सबसे अच्छा कौन सा है, तो वो है आपका कौन सा? सृजन करना। तो ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, मीन्स अगर अधिगमकर्ता जो है वो किसी चीज़ को याद कर रहा है, समझ रहा है और उसको कहीं पे इम्प्लीमेंट कर रहा है, लागू कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है और उसका फिर मूल्यांकन करके, मतलब विश्लेषण करना, मूल्यांकन करना अपने याद किए हुए को, समझे हुए कंसेप्ट को, और उससे फिर किसी नई चीज़ पे उसे लागू करना कह सकते हैं, या उसका कोई नई चीज़ को क्रिएट करना, सृजन करना, जो उसने जो भी कुछ अपनी लर्निंग की है या जो भी कुछ उसने समझा है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है? सृजन करना। आगे देखिएगा, डिसलेक्सिया संबंधित है। तो डिसलेक्सिया आपकी किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, मानसिक विकृति से, व्यवहार संबंधी विकृति से, पठन विकृति से या लेखन विकृति से। तो देखिए आपकी जो डिसलेक्सिया होती है ये किससे संबंधित है? पठन, ठीक है, पठन विकृति से। देखिए डिसलेक्सिया ये क्या है? आपकी पठन संबंधी, मीन्स पढ़ने में जो आपको दिक्कत आती है। कोई कोई बच्चे होते हैं उनको क्लियर, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, उसमें एक बच्चा दिखाया था, उसको भी इसी तरीके की समस्याएं थी। तो देखिए डिसलेक्सिया पठन विकृति से संबंधित है। और आपका एक होता है डिसग्राफिया, डिसग्राफिया, डिसग्राफिया ये किससे संबंधित है? देखिए पता ही चल रहा है नाम से, ग्राफिया, तो ये लिखने से, ये लिखने से संबंधित है आपकी, ठीक है। और आपकी एक होती है डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया
सिया। तो देखिए प्रैक्टिस यानी ये किससे संबंधित है, गतिक संबंधी असक्षमता, है ना, ये गति से संबंधित है। मतलब यदि कोई बच्चा जो है स्पीड से या सही गति के अनुसार वर्क नहीं कर पाता है तो उसे डिसप्रैक्सिया कहेंगे। और यदि किसी बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम होती है तो उसे कहते हैं डिस्ग्राफिया। यहाँ पर क्या है, डिसलेक्सिया, लेक्सिया मीन्स लर्निंग, तो यानी कि पठन विकृति यहाँ पर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शोध की किस विधि में निराश्रित चर में हेर फेर तथा बाहरी नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय है। जैसे आप रिसर्च करते हैं तो ये कह रहे हैं ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें जो निराश्रित चर होता है ना, निराश्रित मतलब एक होता है आश्रित, एक होता है निराश्रित। तो जो निराश्रित चर है उसमें हेर फेर या बाहरी नियंत्रण ना तो संभव है और ना ही वांछनीय, ना तो हो पाएगा उस पर नियंत्रण बाहरी तरीके से और ना ही उसमें ज़रूरत है। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्रयोगात्मक विधि, कार्योत्तर विधि, ऐतिहासिक विधि और वर्णनात्मक विधि। तो इसमें जो आपका बेस्ट ऑप्शन है, जो आपका सही उत्तर है, वो है आपका कार्योत्तर विधि। ठीक है, इसमें ना तो आप नियंत्रण कर सकते हैं और ना ही आप इसमें किसी भी प्रकार का बाहर हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो होती है ना शोध की कार्योत्तर विधि, इसमें क्या होता है, जो निराश्रित चर में हेरफेर करना संभव नहीं हो पाता है ना, और इसमें आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि इसे कार्य कारण तुलनात्मक और घटोत्तर अनुसंधान के नाम से भी जाना जाता है ना, पोस्ट फैक्टो रिसर्च। ठीक है, मतलब ये चीज़ हो चुकी है, पहले ही कोई घटना घट चुकी है, उसके बाद हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे, है ना। मान लीजिए कोई घटना क्लास में घट गई तो उसके बाद हम उस पर कर रहे हैं, तो अब उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। जब जो चीज़ हो चुकी तो उसमें आप कोई हेर फेर या कुछ भी आप उसमें नहीं कर सकते, मतलब किसी भी तरह से उस पर कंट्रोल वगैरह नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये आपका जो है कार्योत्तर विधि है। यह विधि एक क्या मानती है, ये मानती है कि किसी परिस्थिति में अथवा किसी घटना के घटित होने का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, मीन्स कोई ना कोई कारण होता है जिसकी वजह से कोई घटना घटित होती है। तो इसीलिए इस विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों में हो सकता है। ठीक है, इस विधि का प्रयोग उन अनुसंधान कार्यों में किया जाता है जहाँ अन्य कोई परीक्षण सरलता से संभव नहीं हो सकता, तो वहाँ पर इस विधि का हम प्रयोग करते हैं। तो देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। वह शब्दावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए संभावना प्रदान नहीं करती क्या कहलाती है। देखिए इसमें 4 आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है आपका आवृत, दूसरा अनुसूची, तीसरा मुक्त और चौथा है आपका असंरचित, है ना। तो इसमें जो आपका सही उत्तर बन जाएगा आवृत बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा आपका, आवृत, इसमें आपका सही ऑप्शन है। देखिए आवृत प्रश्नावली को बंद प्रश्नावली तथा प्रतिबंध प्रश्नावली भी कहते हैं, है ना। इस प्रश्नावली में प्रत्येक प्रश्न के आगे जितने भी संभावित या संबंधित उत्तर होते हैं वो अंकित कर दिए जाते हैं। जैसे सेम एज आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके 4 आपके हिसाब से 4 इसमें वो दे दिए, है ना। अब इसमें से आपको करेक्ट वाला जो है वो चूज़ करना होता है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण के लिए कोई संभावना नहीं होती, है ना। असंरचित प्रश्नावली में उत्तरदाता क्या करता है, खुलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करने हेतु स्वतंत्र होता है, वो खुल के अपने विचार दे सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे ये पूछा जाए आपको कौन सा शहर पसंद है, दिल्ली, बम्बई, मद्रास या कलकत्ता, है ना। तो मान लीजिए आप कहते हैं दिल्ली पसंद है, मतलब आपको 4 ऑप्शंस में से ही बताना होगा। और यदि आपको ऑप्शंस ना दिए जाएँ तो हो सकता है आप बोले मुझे तो वाराणसी पसंद है या मुझे तो कश्मीर पसंद है। तो उसमें ओपन चॉइसेस होती हैं, मतलब कि आप कुछ भी बोल सकते हैं, कितना भी बोल सकते हैं, कितना भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, वह प्रश्नावली जो उत्तरदाता के स्वयं के दृष्टिकोण, जो उत्तरदाता मीन्स जो रेस्पोंडेंट है उसके स्वयं के दृष्टिकोण के लिए संभावना प्रदान नहीं करती, मीन्स जो चॉइसेस दिए गए हैं उन्हीं में से उसको उत्तर देना होता है। तो ये क्या कहलाती है, आपकी आवृत प्रश्नावली। आगे देखिएगा, शोध प्रबंध कथन है। शोध प्रबंध क्या है, कथन है, किस बात का। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं आपके, एक प्रेक्षण, एक तथ्य, दृढ़ कथन या विचार विमर्श। तो देखिए इसमें जो सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा दृढ़ कथन। क्यों, क्योंकि शोध प्रबंध क्या है, आपने एक शोध किया है तो जो आपने फाइंडिंग्स निकाली हैं उसी पे तो आप दृढ़ता के साथ कहेंगे कि मेरी ये फाइंडिंग्स हैं या ये इस शोध का सार है, समरी है या ये इसके रिजल्ट्स हैं। तो ये क्या होता है, एक दृढ़
कथन होता है, क्योंकि ये मुख्यतः किसी शोध प्रबंध के मुख्य बिंदुओं को का ही सारांश होता है। हम जानते हैं शोध क्या होता है, जो भी हमने अपनी फाइंडिंग्स फाइनली निकाली हैं, जो भी कंक्लूजन्स निकाले हैं, उसी का तो सारांश है। एक शोधकर्ता शोध परिणामों को शोध प्रबंध के रूप में अंतिम रूप से प्रतिवेदन करते समय उसमें अपने पर्यवेक्षक की सहायता स्वीकार करता है। तो देखिए, शोध प्रबंध में कौन कौन से अनुक्रम होते हैं, है ना। देखिए, अवलोकन, अवधारणा निर्माण, सिद्धांत निर्माण, निगमित, निष्कर्ष या निष्कर्ष से सत्यापन की प्रविधि। ठीक है, यह आपके शोध प्रबंध के अनुक्रम होते हैं। आगे देखिए, खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से किस नाशक जीवनाशी के न्यूनतम जैव संचयन की संभावना होगी। तो देखिए, इसमें 4 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं। कौन कौन से हैं इसमें? जो आपके 4 ऑप्शंस हैं वो हैं आपके क्लोडेन, एल्ड्रिन, कार्बोरिल या एंड्रिन। तो ये क्या है आपके? देखिए, इसमें जो सही उत्तर है पहले वो देख लेते हैं, कार्बोरिल। ठीक है, कार्बोरिल। देखिए क्या है, जो खाद्य श्रृंखला होती है, मैंने आपको कल भी बताया था, घास वाला उदाहरण बताया था, है ना। घास को बकरी खाती है, बकरी को शेर खाता है। तो ये क्या है? ये खाद्य श्रृंखला है। तो ये जीवित जीवों का एक क्रम है जो पोषक तत्वों को और ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीवों तक पहुंचाता है। कितने प्रतिशत पहुंचाता है बताइए? कल मैंने आपको जो पुस्तक पढ़ाई थी, जो उसमें एनवायरनमेंट का पूरा पार्ट था, उसमें मैंने बताया था कितने प्रतिशत ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। क्या ये सीधी दिशा में होता है या उल्टी दिशा में होता है? इस कंसेप्ट को किसने दिया बताइए? देखिए, सीधी दिशा में होता है ऊर्जा का हस्तांतरण, है ना, इसमें खाद्य श्रृंखला में। और दूसरा क्या है, मैंने आपको बताया था 10% का नियम, और ये दिया किसने था? तो ये आपका लिंडमैन ने दिया था। ठीक है, आगे देखिएगा। तो खाद्य श्रृंखला जीवित जीवों का एक क्रम है जो पोषक तत्वों और ऊर्जा को एक जीव से दूसरे जीवों तक पहुंचाता है। जैव संचयन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो तब शुरू होती है जब कोई जीव अपचय एवं उत्सर्जन द्वारा समाप्त होने की तुलना में अधिक तेजी से सामग्री को अवशोषित करता है। और ध्यान देने योग्य यहाँ बात यह है कि जो कार्बोरिल होता है, कार्बोरिल ये वाला, ये जो पदार्थ होता है, ये ज़्यादातर कीटनाशक के रूप में कार्य करता है। इस तरह से कार्बोरिल में जीवनाशी के न्यूनतम जैव संचयन की संभावना होती है। मीन्स इसमें जो आपका जैव संचयन होता है वो न्यूनतम होता है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो देखिए, इसका सही उत्तर आपके सामने है, TCP/IP, है ना। TCP/IP आपका क्या है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये आप बता सकते हैं इंटरनेट भारत में कब आया था? और इंटरनेट में जो ईमेल है उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ईमेल ये जो है आपकी R. टॉमिल्सन नाम था, कुछ इसी तरह से नाम था, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, टॉमिल्सन या कुछ ऐसी था R करके। तो ये जो है यही आपके ईमेल के जनक कहे जाते हैं विश्व स्तर पे। आगे देखिएगा, आजकल की कंप्यूटर भाषा में AI का लोकप्रिय दूसरा नाम क्या है? जो आजकल हम कंप्यूटर लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसमें जो आपका ये AI है, इसका जो लोकप्रिय नाम है वो क्या है? तो देखिए, बहुत आसान है इसका उत्तर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है ना। और ये किसके द्वारा डेवलप की गई है? ये आपकी, मैंने आपको कल बताया भी था, ओपन आगे क्या था? OpenAI के द्वारा ही इसको डेवलप किया गया है। आगे देखिए, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। तो कंप्यूटर की जो स्मृति होती है उसका मापन कैसे किया जाता है? तो देखिए, बिट्स के द्वारा, ओम के द्वारा, एम्पियर के द्वारा या वोल्ट्स के द्वारा। देखिए, आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की जो स्मृति का मापन होता है वो कैसे किया जाता है? तो ये हम बिट्स में करते हैं, है ना। बिट्स के द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी का मापन किया जाता है। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11, स्पैम किस विषय से संबंधित है? यानी स्पैम क्या होता है? देखिए, इसमें आपका दिया हुआ है, पहला ऑप्शन कंप्यूटर, दूसरा है आपका कला, तीसरा है आपका संगीत,
चौथा है आपका खेल। तो देखिए हम सभी जानते हैं स्पैम जो है वो आपका कंप्यूटर से संबंधित है। स्पैमिंग करना है ना, ये किससे संबंधित है? आपका कंप्यूटर से संबंधित है। देखिए स्पैम ये क्या है? ये अवांछित जो ईमेल आते हैं, जो आपके पास आते रहते हैं, जो आप बिना मांगे या बिना बुलाए आपके आते हैं, और इनमें ज़्यादातर क्या होता है? एडवर्टाइजमेंट होता है अपने प्रोडक्ट का। तो यही आपका स्पैम है। जैसे आप देखते हैं, आप अपना अगर ईमेल खोलते होंगे तो या तो उस पर स्विगी वाले अपना एडवर्टाइजमेंट देते रहते हैं, या फिर उसमें अपना जोमेटो वाले या और भी जो कंपनीज़ हैं, आपकी फूड कंपनी या आपकी जो क्लोथ कंपनी है या कुछ भी, तो वो सब लोग अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए आपके पास अपने ईमेल्स भेजते रहते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं स्पैमिंग। दैट मीन्स स्पैम। सो द करेक्ट आंसर विल बी हियर स्पैम। स्पैम इज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। देखिए इसका उत्तर जो है आपका प्रश्न 10 का सबसे पहले, ये आपका हो गया बिट्स, और इसका हो गया आपका कंप्यूटर। स्पैम इज रिलेटेड टू कंप्यूटर। आगे देखिए, किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन मापा जाता है। किस में मापा जाता है किसी प्रिंटर का रिजोल्यूशन? तो आप देख सकते हैं किसी प्रिंटर का जो रिजोल्यूशन होता है वो आपका डॉट्स प्रति इंच है ना, डॉट्स प्रति इंच, यानी कि DPI ऐसे भी दे सकते हैं, DPI में मापा जाता है। तो दिस मीन्स व्हाट डॉट्स प्रति इंच। देखिए जो कोई प्रिंटर होता है उसका जो रिजोल्यूशन होता है वो हम DPI में मापते हैं। DPI क्या है? ये कोई इमेज में जो उपस्थित डॉट के घनत्व को प्रदर्शित करता है, यानी किसी इमेज में कितने इस तरीके से छोटे छोटे नन्हे डॉट्स होते हैं, तो उसी के हिसाब से हम मापते हैं कि 1 इंच में कितने डॉट्स आए हैं। उसी के हिसाब से इसका रिजोल्यूशन मापा जाता है कि कैसा रिजोल्यूशन है, अच्छा है या ख़राब है। ठीक है, आगे देखिएगा, सभी प्रिंटर्स जो हैं वो डॉट्स की एक श्रृंखला का ही प्रयोग करके प्रिंट करते हैं। आगे हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है आपका, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो देखिए इसमें जो आपका सही उत्तर बन जाएगा वो आपका बन जाएगा 24 जनवरी 1950 को। यानी जो हमारी संविधान सभा थी उसने राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक है। और देखिए ये जो गीत है आपका कहाँ से लिया गया है? ये आपका आनंद मठ से लिया गया है। ये एक उपन्यास है आनंद मठ, यहाँ से लिया गया है। और दूसरा ये किस भाषा में रचित है? तो ये आपका संस्कृत, वंदे मातरम, उसी को राष्ट्रीय गीत कहते हैं। तो देखिए वंदे मातरम संस्कृत लैंग्वेज में हम सभी जानते हैं। और इसका आप मुझे ये बताइए कि इसको लिखा किसने था? तो इसको लिखा था बंकिम चंद्र चैटर्जी, इन्होंने इस गीत को लिखा था। ठीक है, आगे देखिएगा, इसमें एक और फैक्ट मैं आपसे पूछती हूँ, इस गीत को सबसे पहले कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था और कब गाया गया था? तो देखिए इसको सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और वो कौन सा था? वो आपका था कलकत्ता, यानी कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था वहीं पर इस गीत को सबसे पहले गाया गया था। और उसके बाद इस गीत को 1950 में राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अच्छा ये बताइए, संविधान सभा के जो स्थायी वो थे आपके अध्यक्ष वो कौन थे, और जो अस्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो देखिए संविधान सभा के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी थे, और वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और जो आपके स्थायी सदस्य थे वो कौन थे? स्थायी जो आपके अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो आपके इसके स्थायी वो थे, अध्यक्ष थे संविधान सभा के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी, कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, ये देखिए मैंने आपको कल बताया था, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। और इस तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो हमारी सिंधु रिवर है वो यहाँ से ओरिजिनेट होकर के इस तरीके से निकलती हुए पाकिस्तान में जाते हुए और फिर हमारी कहाँ गिर जाती है? ये आपकी जो आपका अरब सागर है इसमें जा कर के गिर जाती है। ठीक है, यहाँ पे अरब सागर है, भारत के लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड क्या है? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और नीचे क्या है आपका? ये है आपका हिंद सागर, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहे हैं सिंधु नदी का उद्गम है हिमालय श्रृंखला में, काराकोरम श्रृंखला में, या आपका
हिंदू कुश श्रृंखला में या आपका कैलाश श्रृंखला में। तो देखिए जो इसका उद्गम स्थल है वो आपका कहाँ है, जो तिब्बत में है, कैलाश श्रृंखला है ना, यहाँ पे क्या है, कैलाश श्रृंखला है, तो उसी में आपका सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, आगे देखिएगा, ये नदी तिब्बत से निकलकर कहाँ, देखिए लद्दाख और जम्मू से होती हुई कहाँ पर जा रही है, कश्मीर से निकलती हुई, ये आपकी लद्दाख और जम्मू कश्मीर तथा फिर पाकिस्तान, मैंने आपको बताया था ना, पाकिस्तान में प्रवाहित होकर या आपकी प्रवाहित होकर फिर आपकी ये जो है इसमें जाके गिर जाती है अरब सागर में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कैलाश श्रृंखला। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। तो देखिए क्या क्या दिया है इसमें, डॉक्टर M.A. अंसारी, दूसरे पुरुषोत्तम दास टंडन, तीसरी हैं सरोजनी नायडू, चौथे हैं आपके सुभाष चंद्र बोस, और सामने आपके ऑप्शंस दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें जो मुझे सबसे इजीएस्ट लगता है वो कौन सा है, वो है, इसमें क्या कह रहे हैं पहले हमें ये देखना है, इसमें कह रहे हैं सुमेलित करना है ना। तो सुमेलित करने के लिए आपके सामने जो ये सूची 1 सूची 2 दी गई है, तो इसमें हम देख सकते हैं आपका, एक मिनट, इसमें ऑप्शंस दिए होंगे, मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि ये, एक मिनट रुक जाइएगा, हाँ देखिए ऑप्शंस दिए, चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले जो बात हो रही है डॉक्टर M.A. अंसारी है ना, तो ये किस अधिवेशन से संबंधित है, ये आपके मद्रास अधिवेशन से संबंधित है। दूसरे हैं आपके पुरुषोत्तम दास टंडन, ये आपके नासिक से संबंधित है, यानी नासिक अधिवेशन में यही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सरोजनी नायडू जी, ये कहाँ की थी, कानपुर अधिवेशन की है ना, जो कि 1925 में हुआ था, कल मैंने आपको बताया भी था, और ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की है ना, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस के अधिवेशन की। नेक्स्ट है आपके सुभाष चंद्र बोस, तो ये थे आपके हरिपुरा अधिवेशन के, कहाँ के, हरिपुरा अधिवेशन के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपका जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ये पहले आपका आएगा 3 देन 4 देन आपका आएगा 2 देन 1। तो आइए चेक करते हैं 3 4 2 1, देखिए ये रहा 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी, दिस मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट बिकॉज 3 4 2 1 हमारा इधर ही आ रहा है। आगे देखिए, भारत में जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व होता है, जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या होता है, तो देखिए इसे, भारत के जनमत के निर्माण में मुख्य तत्व क्या है, स्वतंत्र प्रेस है। जनमत कैसे निर्धारण होता है जनमत का, जब आप पढ़ते हैं सुनते हैं है ना, तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसी से आपका जनमत निर्धारण होता है। इसे भारतीय लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ कहते हैं, बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। भारतीय लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, तो इसे हम कौन सा कहते हैं, चौथा स्तंभ कहते हैं है ना। और इसका उत्तर क्या हो गया आपका, स्वतंत्र प्रेस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया है। देखिए किसी देश की जो जितनी ज़्यादा प्रेस वहाँ की अच्छी, कुशल और स्वतंत्र होगी, उतना ही अच्छा वहाँ का कुशल प्रशासन माना जाता है, और उतनी ही उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है लोकतंत्र की अपने कुशल प्रशासन में। आगे देखिए, पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के द्वारा किस वर्ष की गई थी, तो देखिए पाकिस्तान की जो मांग है वो मुस्लिम लीग के द्वारा, जो ऑप्शंस दिए गए हैं 1938 या 1940, 1941 और 1946। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के द्वारा जो मांग की गई थी वो की गई थी 1940 में है ना, और ये आपका था लाहौर में 22 से 24 मार्च को लाहौर में है ना, किस चीज़ की मांग की गई थी, पाकिस्तान की मुस्लिम लीग के द्वारा मांग की गई थी, यानी जो मुस्लिम लीग था उसने मांग की थी कि हमें पाकिस्तान अलग चाहिए। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता आप बता सकते हैं किसने की थी, इसकी अध्यक्षता की थी अली जिन्ना ने, अली जिन्ना ने। ठीक है, आगे देखिए, इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान बनाने की मांग की गई है ना, और इस तरीके से बाद में जो है फर्दर जब ये मांग की गई तो धीरे धीरे फिर आगे चल के यही आपका 1947 में
जब डिवाइडेशन हुआ इंडिया और इसका आपका पाकिस्तान का, तो ये आपका 14 अगस्त को ये पाकिस्तान के रूप में अलग एक राष्ट्र घोषित हो गया, है ना। अच्छा ये बताइए, पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो तो 14 अगस्त है और भारत का 15 अगस्त क्यों है? भाई डिवाइड हुआ है तो जो, अगर मान लीजिए मैं इस गोले को डिवाइड करती हूँ तो एक साथ ही तो इसको डिवाइड कर रही हूँ, एक पार्ट इधर हो गया एक इधर हो गया, तो फिर ये अलग अलग कैसे हुआ? देखिए ये अलग अलग ऐसे हुआ क्योंकि इसकी घोषणा रात 12 बजे की गई थी। तो 12 बजे से पहले जब पढ़ा गया तब उस समय बज रहा था 14 अगस्त, उस समय था दिन 14 अगस्त, तो इसीलिए 14 अगस्त हो गया पाकिस्तान का। और जब तक इसकी घोषणा की गई तब तक हो गया समय 12 से ऊपर, तो ये हो गया 15 अगस्त। इसीलिए हम दोनों ही देशों का 14 अगस्त और 15 अगस्त अलग अलग इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को किसने वन मैन बाउंड्री कहा था? तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री किसने कहा था? देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने, लॉर्ड इरविन ने या एनी बेसेंट ने? तो देखिए इनको जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था। किसको? महात्मा गांधी को कहा था, ठीक है, क्योंकि जो उनकी राजनीतिक गतिविधियां थी ना, तो इसी वजह से जो वो इतना एक्टिव रहते थे, तो इसीलिए इन्होंने जो है इनको वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था माउंटबेटन ने। ये कब थे आपके? ये जब आपका भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, अंतिम गवर्नर जनरल, है ना। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो, ये कब थे आपके? ये आपके जब 1942 में भारत छोड़ो वाला आंदोलन चल रहा था उस समय थे। नेक्स्ट है आपका लॉर्ड इरविन, ये कब थे आपके? 1931 में थे, है ना। इसी समय तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च को, ठीक है। आगे देखिए, एनी बेसेंट, इनके बारे में पता ही है, होम रूल लीग आंदोलन की इन्होंने स्थापना की थी, है ना। और इनके संग उस समय किसने और ने की थी? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने भी की थी। उन्होंने कब की थी? उन्होंने पहले की थी, उन्होंने की थी अप्रैल में, और इन्होंने की थी सितंबर में। किस वर्ष की थी? 1916 में। दोनों ने एक साथ की, लेकिन मतलब एक ही वर्ष में, लेकिन की अलग अलग थी, ठीक है। आगे चलिए, अच्छा इनकी पुस्तक का नाम बताइए एनी बेसेंट की। कॉमनवेल्थ इनकी पुस्तक है ना, कॉमनवेल्थ। अच्छा ये बताइए, जो आपके लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको किसने क्या कहा जाता था? इनको कहा जाता था, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को कहा जाता था भारतीय अशांति का जनक। और ये किसने कहा था? बता सकते हैं किसने कहा था? तो इन्होंने कहा था, चिरोल ने कहा था इनको भारतीय अशांति का जनक। आगे चलिए, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, 1940 के रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपकी की गई थी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कौन थे? बताइए कौन थे ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इनकी पुस्तकों के नाम बता सकते हैं? अल हिलाल वल हिलाल, ये इनकी पुस्तकें थी, अल हिलाल वल हिलाल, ठीक है। और देखिए 1940 में जो रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई थी। 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह के क्या कारण थे? देखिए 1946 में क्या था, एक शाही नौसेना विद्रोह हुआ था। क्यों भाई? सेना कब विद्रोह करती है? जब उसको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं, उसके हिसाब से नहीं कुछ मतलब थोड़ा बहुत हो रहा है। जैसे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था 1857 में। क्यों? क्योंकि उनको कारतूसों का प्रयोग करने को दिया गया था, क्योंकि उस समय एक नई बंदूक आई थी। और उस बंदूक का नाम बताइए, चलिए क्या नाम था? और उसमें जो कारतूस प्रयोग होते थे उसमें जानवरों की चर्बी, बेसिकली गाय और सूअर की जो चर्बी थी उसका प्रयोग होता था। और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कारतूस इन्हें अपने मुंह से फाड़कर या चीरकर इन्हें खोलना होता था और तब इनको लोड करना होता था गन के अंदर, इसीलिए इन लोगों ने विद्रोह किया था। तो यहाँ पे फिलहाल बात हो रही है 1946 में हुए शाही नौसेना विद्रोह के क्या कारण थे? खराब भोजन, कम वेतन, जातीय भेदभाव। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका उपर्युक्त सही। यानी उनको जो भोजन दिया जा रहा था ये खराब क्वालिटी का था, इनको कम वेतन दिया जा रहा था, साथ ही इनके संग जातीय भेदभाव भी किया जा रहा था। इसी वजह से इन लोगों ने विद्रोह का आरंभ कर दिया। कहाँ से किया? बम्बई से, बॉम्बे से किया इन्होंने, बम्बई से, ठीक है।
और इसको ही हम क्या बोलते हैं, शाही नौसेना विद्रोह बोलते हैं। और देखिए ये जो नौसैनिक थे इनका जो प्रशिक्षण पोत था इसका नाम क्या था, HMIS तलवार। कौन सा, HMIS तलवार। ये आपका क्या था, ये आपका था नौसैनिक पोत, है ना, जहाज। इसके जो सैनिक थे उन्होंने ही बगावत कर दी थी। आगे देखिए 14वां ICC क्रिकेट विश्व कप 2027 कहाँ पर आयोजित होगा। देखिए दक्षिण अफ्रीका में, जिम्बाब्वे में, नामीबिया में या उपर्युक्त सभी जगह। तो देखिए 14वां ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया तीनों ही जगह पे इसका संयुक्त रूप से क्या होगा, आयोजन होगा। किसका, 2027 में 14th ICC क्रिकेट विश्व कप का। ठीक है। और देखिए 15वां जो आपका ODI विश्व क्रिकेट कप है जो कि आपका 2031 में होगा, क्योंकि हर 4 साल बाद होते हैं। ये कहाँ पे होगा, ये आपका इंडिया में और बांग्लादेश में होगा। कहाँ पर होगा, इंडिया एंड बांग्लादेश में। 2031 में जो होगा आपका, कौन सा होगा ये आपका होगा 15वां। ठीक। आगे चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत का पहला ग्राफिन सेंटर केरल के माकेर गांव में शुरू किया गया। क्या ये सही है या ये गलत है, ये आपका सही है। पंजाब के सतलज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टैटलम की उपस्थिति IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा की गई। नहीं, ये गलत है आपका। कानपुर के नहीं थे, बल्कि वो IIT रोपड़ यहाँ के थे। इनके द्वारा शोधकर्ताओं ने ये पता लगाया कि जो सतलुज रिवर है उसकी रेत में क्या मिलता है, टैटलम, और ये बहुत ही दुर्लभ धातु है। अब देखिए, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर क्या कर्नाटक में अनावृत हुआ है। नहीं, तो विश्व का जो पहला 3D प्रिंटेड मंदिर है ये कहाँ पर है आपका, ये आपका तेलंगाना। कहाँ पे, तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले में, तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के बुरुगुपल्ली, कौन सा, देखिए मैं लिख देती हूँ, बुरुगुपल्ली, इसमें यहाँ पर आपका तेलंगाना का पहला वर्ल्ड का 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो बना है। अगला देखिए, भारत की पहली AI टीचर रोबोट, इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइरिस। क्या नाम है, आइरिस। ये कहाँ पे है, क्या चंडीगढ़ में लॉन्च हुई है, नहीं, ये कहाँ लॉन्च हुई है, केरल में। कहाँ पर, केरला में। केरला के तिरुवनंतपुरम में स्थित KTCT हायर सेकेंडरी स्कूल में लॉन्च की गई है। KTCT ये एक स्कूल है, यहाँ पर आइरिस नाम की पहली रोबोट टीचर को यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट एंड ऑल दीज 3 आर रॉन्ग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें से आप देखिए, ये पूछे कौन सा कथन सही है, यानी कि एक ही कथन इसमें सही होगा। समवित भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है। देखिए, वर्ष 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा की कुल 90 सीटों हेतु मतदान हुआ था और इसमें धड़कई गांव के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। कौन से गांव के, धड़कई, मैं लिख देती हूँ, धड़कई। ठीक है। इस गांव के लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था और धड़कई गांव को साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा गया है। कौन सा विलेज कहा गया है, साइलेंट विलेज ऑफ इंडिया कहा गया है। कौन सा गांव, धड़कई गांव, है ना। तो देखिए, वर्ष 2000 ये वाला आपका हो गया, जम्मू और कश्मीर के धड़कई गांव के लोगों ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका गलत है, बल्कि इन्होंने किया था।
ठीक है। और आपका पहला जो है संवित भारत का प्रथम रोबोटिक टूर गाइड है, ये आपका सही है, संवित भारत का पहला रोबोटिक टूर गाइड है। दूसरा आपका वर्ष 2024 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटों पर चुनाव हुआ था? 92 सीटों पर नहीं, ये हुआ था आपकी 90। देखिए इस तरह के प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि कहाँ पर कौन सी सीटें थी। हाल फिलहाल आपके जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हैं उनसे संबंधित पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा। ये तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट हो गया जम्मू कश्मीर का। 2024 में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की कुल 90 सीटों पर जम्मू और कश्मीर में चुनाव हुआ था। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री बने कौन बने हैं बताइए, उनका कमेंट बॉक्स में आप मुझे नाम लिख के बताइए कौन से बने हैं। आगे देखिए जो इसमें फोर्थ ऑप्शन है वो क्या है? राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर की स्थापना क्या महाराष्ट्र में की जा रही है? नहीं, ये गलत है आपका, इसकी स्थापना महाराष्ट्र में नहीं की जा रही है। तो कहाँ की जा रही है बताइए? इसकी की जा रही है गुजरात में। कहाँ की जा रही है? गुजरात में। गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्रवर्ती विरासत परिसर की स्थापना की जा रही है। तो दिस मीन्स आपका जो है तीनों ये ऑप्शंस गलत हो जाते हैं और ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, संवित क्या है? रोबोटिक टूर गाइड है, भारत का पहला। नेक्स्ट चलिएगा। देखिए मुझे लगता है शायद 30 क्वेश्चंस के हिसाब से वीडियोस थोड़ी सी शायद बड़ी हो जाती हैं, लेकिन मुझे थोड़ा वो अच्छा नहीं लगता है कि मैं सीधे सीधे प्रश्न बोलूँ और उत्तर ही आपके टिक टिक लगवाती चली जाऊँ। मुझे थोड़ा लगता है कि अगर कहीं कोई चीज़ सही है तो थोड़ा आपको बताऊँ कि क्यों सही है, और यदि कहीं पर कोई चीज़ गलत है तो मैं ये भी बताऊँ आपको कि क्यों गलत है, उसमें गलती कहाँ है, उस स्टेटमेंट में एरर कहाँ है। वरना देखिए ये तो मेरे लिए बहुत आसान है कि हाँ भाई 4 में से 3 ऑप्शन गलत हैं, ये वाला सही है। लेकिन अगर 3 गलत हैं तो मुझे लगता है स्टेटमेंट्स दिए गए हैं तो फिर सही क्या है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसे नहीं सही लगता, आपको लगता हो वीडियो लंबी हो जाती है ज़्यादा, तो आप लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट और करूँगी, है ना। वरना मेरे को लगता है कि देखिए अभी आपने पिछला प्रश्न पढ़ा उसमें 4 पॉइंट थे, उससे पहले में भी 4 थे, जबकि दोनों में ही 3-3 पॉइंट्स गलत थे। अब मैंने आपको वो तीनों पॉइंट्स के सही आंसर्स बता दिए, तो कहीं ना कहीं आपके 2 प्रश्नों से आपके 8 फैक्ट्स तैयार हो गए ना, और 8 ही फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखिए वर्ष 2023-24 के दौरान दुग्ध उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य कौन सा है? तो देखिए इसमें जो आपका शीर्ष भारतीय राज्य है वो है आपका उत्तर प्रदेश। 23-24 में पूछ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो देखिए इसमें आपका जो 2023-24 के अनुसार है वो है आपका कौन सा? फर्स्ट नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश, सेकंड पे है आपका राजस्थान, थर्ड पे है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, और फोर्थ है आपका गुजरात। ठीक। नेक्स्ट देखिए एक ही सत्र में 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की पहली पर्वतारोही कौन है? पहली पर्वतारोही जो कि लगातार 3 बार चढ़ी हैं। पूर्णिमा श्रेष्ठ, प्रीति रजक, काम्या कार्तिकेयन और सुसी विल्स। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका, ये नेपाल की नागरिक है, कौन है? पूर्णिमा श्रेष्ठ। ये एक बार में मतलब मीन्स ये लगातार 3 बार माउंट एवरेस्ट पर्वत जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है, तो उस पर 3 बार लगातार चढ़ी हैं। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस पुस्तक को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है? तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है आपका द वेल्थ ऑफ नेशंस। किसने लिखी थी ये आपकी एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई थी, है ना। एडम स्मिथ को हम क्या बोलते हैं? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी थी और इसी पुस्तक में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत माना जाता है। देखिए अब जो दूसरी पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसने लिखी थी? दादा भाई नौरोजी ने इस पुस्तक को आपकी लिखा था, ठीक है। अगला देखिए अगली पुस्तक कौन सी है? द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये किसकी थी? R.C. दत्त के द्वारा कौन सी? ये सभी पुस्तक आ जाती हैं आपके इतिहास वाले पोर्शन में,
जो आपका जीएस में आता है, ये आ भी चुकी है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। तो देखिए, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, R.C. दत्त। नेक्स्ट है आपका द ईस्ट एंड द वेस्ट। द ईस्ट एंड द वेस्ट ये किसने लिखी है? ये लिखी है आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने। अच्छा, ये बताइए, स्वामी विवेकानंद जी ने कौन से मिशन की स्थापना की थी? तो इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, द वेल्थ ऑफ नेशंस, रिटन बाय एडम स्मिथ, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं किसका? केंद्र सरकार का। और अप्रत्यक्ष कर, देखिए टैक्सेस कितने तरह के होते हैं? एक होते हैं आपके डायरेक्ट, एक होते हैं आपके इनडायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्सेस जिस पे लगाए जाते हैं उन्हीं को ये अदा करता है, उन्हीं को व्यक्ति अदा करता है। जबकि इनडायरेक्ट क्या होता है? लगाए किसी पे जाते हैं लेकिन एक्चुअली पेमेंट कोई और करता है। जैसे मान लीजिए आपका इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स अगर मान लीजिए मेरी इनकम पे लगाए तो मैं ही तो पे करूँगी। अब जैसे मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे मान लीजिए एक प्रोड्यूसर के ऊपर लगा, मान लीजिए एक प्रोड्यूसर है, वो मान लीजिए कोई पैकेट खाद्य वस्तु का निर्माण करता है, एक प्रोड्यूसर, एक कंपनी, उसके ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर उन्होंने टैक्स लगा दिया, लेकिन वास्तविक रूप से उसे अदा कौन करता है? अंतिम रूप से तो वो कंज्यूमर करता है। क्यों? क्योंकि उस प्रोड्यूसर ने उसकी कीमत जोड़कर, मान लीजिए 10 रुपये की बोतल है, 1 रुपये टैक्स जोड़कर 11 रुपये में उसने बेच दिया कंज्यूमर को। तो एक्चुअली में 1 रुपये किसने अदा करा? उस कंज्यूमर ने, उस उपभोक्ता ने जिसने उसको खरीदा। तो इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट में लगता किसी पे है टैक्स और अदा कोई और करता है, जबकि डायरेक्ट में क्या होता है? जिस पे लगाया जाता है कर, वही व्यक्ति उसको अदा करता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार का अप्रत्यक्ष कर, पहली बात तो यहाँ पे बात की जा रही है अप्रत्यक्ष कर की, ये कह रहे हैं कौन सा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। जीएसटी, सीमा शुल्क, विज्ञापन पर कर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क। तो देखिए, जो विज्ञापन पर कर है, ये क्या है? ये विज्ञापन पर कर, जैसे आपके न्यूज़पेपर में जो भी एड्स वगैरह निकलते हैं उन पे जो टैक्स लगता है वो आपकी कौन वसूल करती है? स्टेट गवर्नमेंट वसूल करती है। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। तो इसका मतलब ये केंद्र सरकार का नहीं हो गया। ठीक, स्टेट गवर्नमेंट का विज्ञापन पत्र जो कि आपके न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट वगैरह निकलते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो जो है किसके जाता है? वो आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। जबकि आपका ये जो जीएसटी है ना, या आपका सीमा शुल्क है, या आपका ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, ये सब किसके? ये आपके केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर है, किसके? ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। ठीक, और ये सारा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन से हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक, ये आपके तीनों। चलिए, अच्छा बता सकते हैं संविधान की कौन सी अनुसूची में इसका वर्णन है, इसका टैक्सेस का? इसमें तो देखिए ये है आपकी 7वीं में। चलिए, नेक्स्ट निम्नलिखित योजना बताओ कि लागू होने की तिथि के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है? यानी ये जो सरकारी योजना है, ये जो लागू होने की, तो ये इसमें कौन सा विकल्प सही नहीं है वो हमें बताना है। सबसे पहले प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, है ना, तो ये क्या आपकी 24 फरवरी 2019 में शुरू की गई थी? हाँ, ये आपकी 24 फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई थी। दूसरा आपका राष्ट्रीय पोषण मिशन, क्या ये आपका 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था? बिल्कुल सही, आपका 8 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका स्टार्टअप इंडिया, क्या ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था? बिल्कुल सही, ये 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया शुरुआत इसकी हुई थी। नेक्स्ट आपकी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्या ये मई 2015 में लागू की गई थी? बिल्कुल करेक्ट, ये 2015 में लागू की गई थी, लेकिन यहाँ पर जो डेट दी हुई है 9 मई, ये आपकी बिल्कुल गलत है। यहाँ पर आपका आएगा 8 अप्रैल 2015 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो आपकी शुरू की गई थी। इस मींस कौन सा नहीं पूछा था मैंने, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, 1857 क्रांति के संबंध में निम्नलिखित तत्वों में से सही कथन का चयन करते हुए आपको बताना होता है। सही कथन, दिल्ली में 11 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। देखिए, 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व था दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने, जो कि मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर, और उस समय क्या हुई थी? वो 80 वर्ष के ऊपर थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो दिल्ली में क्रांति हुई थी इसका नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खान ने किया था, और यह 11 मई 1857 को हुआ था। ये आपका सही हो गया। नेक्स्ट आपका लखनऊ की क्रांति, लखनऊ में 30 मई 1857 को विद्रोह हुआ था। देखिए, ये जो है ये भी आपका सही है। 10 मई 1857 में लखनऊ में विद्रोह हुआ था, और ये जो विद्रोह हुआ था इसमें जो इस लखनऊ में जो इसकी कहना चाहिए लीडर थी वो कौन थी? बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। तो दिस मींस बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, आगे देखिए, लास्ट प्रश्न हमारा विभिन्न सामाजिक सुधार से संबंधित गवर्नर जनरलों के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ठीक है, यानी जो भी समाज सुधार हुए और उनको करने वाले, है ना, जो संबंधित गवर्नर जनरल के बारे में बताना है। देखिए, सबसे पता क्या ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयासों से हुआ? इस मतलब इसको बैन किया गया। हाँ, ये क्या आपका यहाँ पे नहीं पूछा है। दूसरा आपका शारदा एक्ट, तो शारदा एक्ट क्या ये लॉर्ड एल्बर्ट के ने किया था? नहीं, ये आपका। नेक्स्ट आपका ठीक पता, क्या ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुई? हाँ, ये नहीं। शारदा एक्ट जो है 1929 में हुआ था, और ये लॉर्ड इरविन के समय में हुआ था। लॉर्ड इरविन, है ना, लॉर्ड इरविन। अच्छा, ठीक पता। अब ये जो आपकी ठीक पता, इसका जो अंत हुआ था ये कर्नल स्लीमैन थे। कौन से? स्लीमैन, है ना, इनके समय में हुआ था, और साथ में इससे जो साथ लिया था जिसमें कौन से थे? आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस तरह से आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट आपका दास प्रथा, दास प्रथा जो है ये किसके समय में हुई थी? आपकी हुई थी लॉर्ड एलन बर्न के समय में। कौन सी दास प्रथा? दास प्रथा लॉर्ड एलन बर्न के समय में हुई थी। सही है, तो इसका शारदा का मतलब क्या? शारदा एक्ट इरविन के समय में हुआ था ना, तब हुआ था 1829 में। तो यहाँ पे आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हुई सीरीज तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको ये कैसा लग रहा है। धन्यवाद।